आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी चैप्टर 1 इकाई 1 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में। पहला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। दूसरा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन। तीसरा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति। बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं, उन सभी क्रांतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हम जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो जैसा देखिए लिखा है, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों को जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इनसे मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवर्तन से अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले के समय में जब हमारे बूढ़े, हमसे पुराने जो सब लोग तागा का यूज़ करते थे जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तागा का प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, घोड़ा का प्रयोग करते थे। तो वैसे अब देखिए, इस युग में, इस टाइम पे विज्ञान का और प्रौद्योगिकी के ही प्रयोग से जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, कार का प्रयोग करते हैं, बस का प्रयोग करते हैं, ट्रेन का प्रयोग करते हैं और आसमान में वायुयान का प्रयोग करते हैं। तो वही है कि हमारे जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इतना फ़र्क ला दिया है कि हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़कार कर ले जाना आसान होता है। इस प्रकार कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। वस्तु को घसीटने या उठाकर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। इस प्रकार यह विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिया है। यही प्रौद्योगिकी है। अथवा यह कहा जा सकता है कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। मतलब कि प्रौद्योगिकी क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी। जो विज्ञान के रूल और प्रिंसिपल्स हैं उसका एप्लीकेशन ही जो है हमारा प्रौद्योगिकी है, वो टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अभी यही हम कहते हैं कि पहले के समय में हम सर पे कोई चीज़ बोझा लेके जाते थे, वो हमारे लिए ज़्यादा वजनदार था। अगर उसी में 2 पहिया लगा दें और नीचे एक सपोर्ट लगाकर उस पर ले जाके ढंगरा के लेके जाएं, ढकेल के लेके जाएं, तो वो आसानी से चला जाएगा। तो एक तरीके से वो विज्ञान के नियमों पे ही कार्य कर रहा और विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे मानव हित के संसाधनों में का निर्माण होता ही प्रौद्योगिकी हो जाता है। तो इसी से टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये हमारा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। अगला टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। जैसा देखिए लिखा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार हुए हैं। जैसे डीजल इंजन, रेडियो तथा टेलीविज़न आदि। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ है। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए किया गया है। इसी क्रम में लंबी दूरी कम समय तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ है। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का प्रयोग होने लगा। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे खून, पेशाब, मल आदि की जांच। आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीन ने
मशीनों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए एंडोस्कोप मशीन का प्रयोग होता है। तो वही जैसे पहले के समय में आपने सुना होगा कि जो है अगर कोई भी घर में गांव में बीमार होता था तो क्या होता था कि हम गांव के ही किसी के पास या गांव की कोई भी तकनीक या तरकीब से हम जो है उन्हें ठीक करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज हमारा विज्ञान इतना विकसित हो चुका है, आज हम एक तरीके से प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम जो है विभिन्न तरीके की बीमारियों को पता लगा सकते हैं। जैसे कि पेट में कोई बीमारी है तो हम अल्ट्रासाउंड करके ही पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे पेट में क्या हुआ है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पहले भी टच करके छू के ही पता लगाते थे। उसमें कितना सही होता था कितना गलत होता था वो अगर सही हो गया तो सही है, नहीं होता था तो ये घातक भी होता था। तो ये विज्ञान ने ही विकास किया जो है, उससे हम जो है अपने पेट की अपनी बीमारी के बारे में, जैसे आपने कभी सुना होगा टाइफाइड का जो है टीका लगवाने जाते हैं, टाइफाइड का हम जांच करवाने जाते हैं। तो क्या होता है कि विज्ञान का ही प्रयोग करके जो है उसमें हम खून ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें पता लगता है कि कौन सा क्या ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव है या हमारा ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है इंस्टेंट टाइम के लिए। तो उससे पता लगता है हमारे बॉडी में जो है कि टाइफाइड है या नहीं है। तो इसी तरह से विज्ञान ने बहुत विकसित कर लिया, विज्ञान बहुत विकास कर लिया और इससे हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा हो गया है। तो यही हम कह सकते हैं कि विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ों को, हमारे जीवन की लाइफ की चीज़ों को सुगम बना दिया, आसान बना दिया है। आगे पढ़ते हैं। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए संदेशवाहक पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। गाँव में भी पीसीओ, एसटीडी और आईएसडी व्यवस्था द्वारा संसार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। हाँ, तो आपने सुना होगा पहले के समय में जब एक दूसरे से जब दूर रहते थे पहले, और आज भी दूर रहते हैं, तो आज देखिए आज हम टेलीफोन का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का फ़ोन करते हैं। आपने मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में भी एक मोबाइल होगा, 2 मोबाइल होंगे, छोटा मोबाइल बड़ा मोबाइल होगा जिससे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब ये विज्ञान की वजह से हुआ है। पहले के समय में होता क्या था कि पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते थे और वो काफ़ी समय लगता था। आपने सुना होगा बाबा के ज़माने में, दादा के ज़माने में ये होता था कि पत्र हम भेज देते थे। आज तो टेलीफोन के माध्यम से हम बात कर लेते हैं, कहीं भी कोई कितने भी दूर हो। हम फैक्स मशीन से, जैसे कोई भी चीज़ भेजना है हमें टाइप करके तुरंत के तुरंत भेजना है तो हम फैक्स मशीन के द्वारा भेजते हैं। तो यह विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ, हमारे जीवन को आसान बना दिया। हम कहीं भी, कोई कहीं भी है और किस अवस्था में है हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो विज्ञान के विकास से ही उसका प्रयोग करके हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को सुगम बनाया। और इसके आगे पढ़ते हैं। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे, परंतु आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। ये तो आप सब जानते ही हैं। पहले के समय में ढोलक होते थे, शतरंज होता था, चौपाल कहीं बैठ के 4 लोग बैठते थे, वहाँ बातें चीतें होती थी, ढोलक करते थे, ढोल बजाते थे, और भी माध्यम होते थे संगीत के लिए, हारमोनियम बजाते थे, गिटार बजाते थे। लेकिन आज क्या करते हैं, हम मोबाइल से ही सुन लेते हैं, कंप्यूटर से ही सुन लेते हैं। गेम खेलने के लिए वीडियो गेम खेल सकते हैं, कंप्यूटर में खेलते हैं। तो ये हमारा जो है विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास है उससे हमारे जीवन को आसान बना दिया और अच्छा बना दिया। और आगे पढ़ते हैं। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में जलशक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए
ट्रॉम्बे, नरोरा, रणासागर, कल्पक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकुली और रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। हाँ, तो पहले आप लोग जानते भी होंगे कि आजकल देखिए हम ट्रैक्टर का खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, और अगर गेहूं की कटाई हो तो हम मशीन से, हार्वेस्टिंग मशीन से करते हैं। और पहले के समय क्या होता था कि हम जुताई जो है बैलों से करते थे, तो बहुत ज़्यादा, अगर बहुत खेत है, बहुत बड़ा खेत है जो है, तो उसे बहुत समय लगता था, तो लोग करना नहीं, बहुत समय के साथ साथ मेहनत भी लगता था, लोग करना नहीं चाहते थे, फिर नहीं कर पाते थे, समय की भी कमी होती थी। और आज अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही लोग, ट्रैक्टर आ गया, कल्टीवेटर आ गए, हैरो आ गए और रोटावेटर आ गया। आप लोग देख ही रहे होंगे अपने गांव में, अपने आसपास लोग में देख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें आने के बाद हमारे अब कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं विज्ञान ने हर क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास, बहुत विज्ञान का प्रयोग करके हमने जो है मानव जीवन को बहुत आसान बना दिया, हर क्षेत्र में आसान बना दिया। और इसी तरह कह सकते हैं इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये यंत्र हैं ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फॉस्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आधुनिक हरित क्रांति, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। और बहुत सारी कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी। कौन कौन सी क्रांति हुई थी? पहले तो ये जान लीजिए कि कौन कौन सी क्रांति हुई थी। हरी क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति हुई थी, पीली क्रांति हुई थी, भूरी क्रांति हुई थी, नीली क्रांति हुई थी। हरित क्रांति किस लिए हुई थी? फसल उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। और कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीय कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। और आगे पढ़ते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकों के नित नए प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जैसे मत्स्य उत्पादन उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, सब्जी उत्पादन उन्नत बीज द्वारा, रेशम उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों का शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा, सूअर पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा। उपरोक्त सभी तत्वों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विकास दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग में मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन टीवी पर चलाया जाता है। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम किया जाता है, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो, हवाई जहाज़ हो, छोटे वाहन हो या बड़े जलपोत हो,
उत्पादक मशीनों हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी बड़ी भारी मशीनें सब हमारे देश में बनने लगी हैं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनुष्य के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। उसके बाद होती है जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का बहुत विकास तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। कंप्यूटर आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्यों करने के लिए किया जा रहा है। तो कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? रेल आरक्षण के लिए। आप जाते होंगे तो उससे क्या होता है, रिजर्वेशन करते हैं। ट्रेन का रिजर्वेशन ही रेल आरक्षण कहलाता है। आंकड़ों का रखरखाव, गणना और टाइप करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। इनका संग्रहण भी कर सकते हैं, नवीन पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग आप जैसे मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप वीडियो भी नहीं देख पाते, कोई ऑडियो नहीं देख पाते, आप मैसेज नहीं पढ़ पाते जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। वैसे ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा इसे बोलते हैं। यह कंप्यूटर में इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों से कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा जा सकता है। और वैसे स्मार्टफोन मोबाइल क्षेत्र का जन क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए उपयोग होता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए SMS, गेम खेलने के लिए आवाज़ को संरक्षित रखने के लिए वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो बनाने व देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए GPS, बैंक द्वारा पैसे का हस्तांतरण आदि। कृषि जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, जिनके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार की हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवा, उन्नत कोट के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए हैं। ईंधन, पेड़ की सूखी पत्तियों, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग से बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना बनाने की गैस, LPG जैसे ईंधन का बड़े पैमाने में उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों ही बचत हो रही है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इसी प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप में हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, TB की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। इनसे घातक बीमारियों का रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई।
राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेज़ी से उन्नति की है। इसमें एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इसका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इनसे हमारे देश के प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइल छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने सफलता प्राप्त की है। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूर संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया, अपितु सुंदर संसूचन में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा इससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं हुआ, वरन इसकी अनेक प्रकार की हानियाँ भी हुई हैं। देखिए, एक तो लाभ के अलावा हानियाँ भी। लाभ जैसे कि हम कह सकते हैं, आप इसको समझिए कि जैसे टेक्नोलॉजी जैसे अब ट्रैक्टर आ गए, कोई चीज़ को काम करने के, जैसे ट्रॉली पहले आती थी ट्रॉली जो है, तो उसमें मिट्टी आदमी लोग भरते थे और भर के फिर उतारते थे। आज लेकिन क्या है, ऐसे उसमें जेसीबी आ गई, मिट्टी एक बार लेगी और उसके बाद ट्रॉली में रखती है और ट्रॉली पावर आ गई। अब ट्रॉली उठ जाती है और अपने आप ही गिर जाती है। तो उससे क्या होता है, लोगों को जॉब नहीं मिलते हैं, लोग उससे नौकरी नहीं कर पाते। जैसे कि पहले जो काम करते थे उन्हें पैसे मिलते थे, अब काम सबका हट गया। तो ये भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के जो आने से वो सरलता तो हुई है, लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो ये हानियाँ भी है। जैसे बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रायः ऐसी नदियों में बहा दिए जाते हैं अथवा भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिनके कारण नदियों का जल तथा भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। एक ये भी बात है। बड़े बड़े उद्योग से उनके जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो खराब पदार्थ हैं, वो हम जो है नदियों में बहा देते हैं, भूमि में विसर्जित कर देते हैं। तो इससे क्या है, हमारे नदियों के जल और भू क्षेत्र जो हमारा भूमि है वो प्रदूषित हो जाता है। कृषि, और उससे क्या होता है, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीट, उससे होता है क्या है कि हम गंदा पानी पीते हैं, है ना। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है तथा भूमि की उर्वरता शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन के साधक बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वचालित मशीनों में प्रयोगों से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है। वही बता रहा था कि मजदूरों की संख्या कम पड़ने लगी, अब कोई आवश्यकता नहीं है उनकी, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रयोग कर लेते हैं। तो बेरोजगारों की संख्या वैसे ही बढ़ जाती है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप जंगलों का विकास हो रहा है और वातावरण में बढ़ता जल स्तर, प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इतने ही नहीं, इनके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनके अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाले हानियों से बचने के लिए हमने प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। इस तरह हमारा पहला चैप्टर खत्म, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इससे हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित है। कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहला चैप्टर ख़त्म। अब अगले क्लास में हम आपको पहले चैप्टर के अभ्यास प्रश्न कराएंगे। थैंक यू।